हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2 यूजीसी नेट का। पहला प्रश्न आपका, बागोर स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बागोर स्तर जो है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राकु भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईस्वी पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियाँ हैं। ये असत्य है, ठीक है, ये सही नहीं है। सही कौन सा है, तो ये राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है, बागोर स्तर। इसका प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। जबू, बैल, बकरी और सुअर आदि करीब 5000 ईसा पूर्व से अधिक से ही पालतू पशुओं के रूप में पालन किया जाता था बागोर स्तर। आप नीचे डिटेल में देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मिलान चिन्ह कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा 2 नंबर। कीरी गुर मोहम्मद का क्या हो जाएगा, 4555 हो जाएगा। और दम्ब सादत हो जाएगा, दम्ब सादत का हो जाएगा 3370 से 2530 ईसा पूर्व। काली बनगन का हो जाएगा आपका 2980 से 1865 ईसा पूर्व। 2980 से 1865 ईसा पूर्व काली बनगन। और राणा गुंडाई क्या हो जाएगा, 4550 से 3165 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आपको अगर चारों याद नहीं होता है तो 1-2 भी याद करने से आपका आंसर मैच कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसे चारों याद करने की कोशिश कीजिएगा। काली बंगन तो आपको पता होगा 2980 से 1865। किला गुल मोहम्मद हो जाएगा 4555 से 38885, ठीक है। चलिए इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। किला गुल मोहम्मद 4555 से 3885 ईसा पूर्व। किसी गुल मोहम्मद घरेलू पशुओं के रूपांकनों के लिए जाने जाते थे। यह एक नवपाषाण स्थल है जो कोयटा घाटी में स्थित है। काली बंगन के बारे में जान लीजिए। यह 1953 में A.N. घोष द्वारा खोजा गया था। सजावटी ईंटों का प्रयोग केवल काली बंगन में फर्श पर किया जाता है। आग के गड्ढे रोथर के साथ साथ काली बंगन में भी पाए जाते हैं। आग का जो गड्ढा होता है रोथर में तो पाया जाता है, लेकिन काली बंगन भी पाया जाता है। काली बंगन के लोगों ने कृषि भूमि को गिरवी रख दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की का प्रश्न, निम्न में से उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होना के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यहाँ से आपको 50 प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से उस स्थल का पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने का प्रमाण नहीं मिला है। तो घोड़ा होने का प्रमाण कहाँ नहीं मिला है, तो बुगझोम में नहीं मिला है, ठीक है। बुगझोम में घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है। पिराक, इनाम गाँव और गाई में मिला है, ठीक है। बुगझोम श्रीनगर जिले में स्थित एक नवपाषाण स्थल है। इस साइट पर घोड़े का अवशेष कोई सबूत नहीं है। बुगझोम स्थल नवपाषाण से मध्य पाषाण तक मानव निवास के रूप में बदलाव लाती है। इस स्थल से गड्ढे आवास के प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए बुगझोम में घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिला है। बुगझोम में क्या है, गड्ढा का आवास रहने का मिला है प्रमुख साक्ष्य। और गाई जो है ये पाकिस्तान में है। घोड़ा का अवशेष यहाँ से मिला है पाकिस्तान में। पिराग भी पाकिस्तान में है। इनाम गाँव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से भी घोड़ा का अवशेष मिला है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित कीजिए। मिलान चिन्ह दिया हुआ है। इरफार हबीब क्या हो जाएगा, इरफार हबीब हो जाएगा आपका इमेजिंग, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। या अभी इमेजिंग रिवर सरस्वती ए डिफेंस कॉमन, ठीक है। तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इरफार हबीब का ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, और सी का आपका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका।
तो अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। इरफाक हबीब हो जाएगा क्या, इमेजिंग रिवर सरस्वती। ए डिफेंस टू कॉमन सेंस, बीबी गार्ग हो जाएगा परहिप्स दी एरिएस्ट, प्राउड फील्ड सो। आर एच मेडो, रीजनल इंटरेक्शन इन इंडस वैली। मार्क्सिया हो जाएगा मार्क्सिया ए, तो मार्क्सिया आपका चला गया डी का 3 नंबर। मार्क्सिया ए जो रीजनल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, पुरातत्व विज्ञान में पाया जाता है, पुरालेख में तो नहीं पाया जाता है, पांडुलिपि में नहीं पाया जाता है, पुरालेख में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका पुरातत्व विज्ञान में लागू हुआ था कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण। ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। कार्बन का 14 होता है परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में सही नहीं है? यह राजस्थान में स्थित है, जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। निम्न में से कौन वक्तव्य भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में सही नहीं है? भरतपुर पश्चिम बंगाल में ये सही है। प्रथम करौदी में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं भरतपुर से, सही है। द्वितीय करौदी में लोहा, उत्तरी काले चमकदार मीठभान के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है, ठीक है। 7 नंबर पर देखिएगा, यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक रोर स्तर हेतु सभी कार्बन 14 तिथियां करीब 1000 ईस्वी पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती है। यह मत किसका है? तो इरफान हबीब का है, ठीक है। इरफान हबीब का मत है। लोहे का आगमन देखिएगा, अवस्था ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में एक लंबी बहस है, जबकि कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि पश्चिम से प्रसार के परिणाम स्वरूप भारत में लोहे का उपयोग हुआ। कुछ का तर्क है कि यह स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। टी.एन. राय जैसे इतिहासकार लोह युग के प्रारंभिक और अंतिम चरण के लिए तर्क देते हैं, जबकि दिलीप के चक्रवर्ती और ए घोष लोह उपयोग के प्रारंभिक चरण के लिए बहस नहीं करते हैं और कालक्रम को 1300 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व में रखते हैं। इस प्रकार भारत में लोह युग के अध्ययन के लिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक की अवधि को पुरातात्विक रूप से संदर्भित किया जाता है। भारत में लोह युग की स्थल PGW पॉटरी मिट्टी के बर्तनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करने का है। तो काव्य दर्श किसका हो जाएगा? काव्य दर्श हो जाएगा 4 का हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा डंडी। काव्य दर्श डंडी। अष्टाध्यायी हो जाएगा पाणिनि। महाभाष्य हो जाएगा पतंजलि ना। महाभाष्य क्या हो जाएगा बताइए? तो 2 का हो जाएगा पतंजलि। महाभाष्य सी का हो जाएगा 2 नंबर पतंजलि। तंत्र योग क्या हो जाएगा? तंत्र योग का हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव
गुप्त हो जाएगा तो गुप्त। देखिए मेघांचित बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जामों में, तो ये देख लीजिएगा। अवंती क्या हो जाएगा, अवंती हो जाएगा आपका ए नंबर। मध्य भारत का मालवा क्षेत्र को बोलते हैं अवंती। मध्य भारत का मालवा क्षेत्र जो है वही अवंती है। गांधार क्या हो जाएगा, गांधार हो जाएगा आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। ठीक है। अवंती हो जाएगा मध्य भारत का मालवा क्षेत्र। गांधार हो जाएगा आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी। गांधार। चैदी हो जाएगा मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, चैदी। और वज्जी हो जाएगा नेपाल की पहाड़ियाँ तथा गंगा का उत्तरी भाग जो है वज्जी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आपको बराबर। अवंती हो जाएगा मध्य भारत का मालवा क्षेत्र। गांधार आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जैसे कश्मीर घाटी। चैदी मध्य भारत के बुंदेलखंड का पूर्वी भाग। वज्जी हो जाएगा नेपाल का पहाड़ियों का गंगा का उत्तरी। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राजशेखर के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राजशेखर के संबंध में सही है। तो वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। कौन? राजशेखर जो थे वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था, जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व था। ठीक है। चलिए बताइएगा। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या की। जी बिल्कुल सही जवाब है। अजातशत्रु जो थे 493 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर दी थी। उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहाँ का शासक उसका मामा था। उसने कौशल को क्या हुआ, अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु जो है ना, कौशल राज्य को अपना मिला लिया और वहाँ का शासक जो था उसका मामा था, इसलिए अपना शासन में मिला लिया। 493 ईस्वी में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। दूसरा क्या है, मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। ए का सही व्याख्या करता है। आतुर था इसलिए उसने अपने पिता को हत्या कर दी और शासन को ग्रहण कर लिया और उसने अन्य क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। और आर जो है ए का सही व्याख्या है। आर जो है ए का सही व्याख्या है। बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचानने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। बादामी के निकट जो है महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसका गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है।
संगमेश्वर, ठीक है। बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने। बादामी का निकट जो महाकुटेश्वर मंदिर है वही संगमेश्वर है। नीचे आप वो डिटेल देख सकते हैं। कर्नाटक के बागलकोट जिले के छोटे से शहर में स्थित महाकूट समूह का मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। संगमेश्वर महाकूट खासकर मंदिरों में खोजे गए 2 प्रमुख शिलालेखों के कारण इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। सही है। क्या चीज़ का इंश्योरेंस जब कर दिया था वो, हाँ, बैंक वाला, क्या करना है इसको? हो गया। क्या करना नहीं, साल में करीब 30,000 देना है। फालतू सालाना 30,000। तो अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन ये जो है आर का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना है तो आप पाउस कर लीजिएगा, वीडियो पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में पूरा। अगर देखते हैं, राष्ट्रवादी ऐतिहासिक लेखन भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक और पश्चिम संस्कृति के भौतिकवादी आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। तो क्या ये सही है? और क्या दूसरा आर क्या बोलता है आगे? यह अंशतः उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी यह धारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्र कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया। तो ये भी सही है, सही व्याख्या करता है दोनों, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। अब क्या करना है इसको? अग्रहार के संबंध में कौन सा व्यक्ति सही है, सही कौन सा है बताना पूछने वाला है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से हुआ था। अग्रहार, तो ये सही है। एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनामा था। सही है। सामान्य तौर पर ये अनुदान अस्थायी होते थे, तो ये भी सही है आपका। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। तो ये भी सही है। तो चारों आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर देखिएगा, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण रेखों के रोग प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण रेखों के रोग प्रदर्शन की विधि भारतीय शासक द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? तो अखे मनी हो जाएगा, ठीक है। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण रेखों के रोग प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित
प्रथा का अनुकरण थी? अखेमनी। मौर्य साम्राज्य की कला विशेष रूप से फारसी से प्रभावित थी? अशोक को एकेमेनिड की ओर से स्तंभों पर उद्वसनाओं को अंकित करने का विचार आया। अगला प्रश्न देखिएगा, संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया? शेरिडन पोराक के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? तो यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर इसका। तो प्रश्न क्या पूछा था? संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार। तो सांस्कृतिक नवाचार हो जाएगा, राजनीतिक प्रयोजनों हेतु किया गया था संस्कृति। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं तर्क है। तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। आधार तो था, आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान जो था आधार था उसका राजनीतिक सत्ता का। और आर क्या बोलता है? उक्त काल में कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे। ये तो बिल्कुल सही है, भौतिक खुशहाली के राजाओं पर निर्भर होते थे कि राजा ही उसका करेगा सब चीज़। तो यहाँ देख सकते हैं आप डिटेल्स में। अगर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा छोटे साविक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? तो मंडपिका हो जाएगा। मंडपिका हो जाएगा। मंडपिका या एक मंडी छोटे शहर के एक बाजार को संदर्भित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाजार का चर्चा किया गया है, छोटे साविक बाजार यानी कि मंडपिका। मंडपिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर शैली। नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है, जिसके प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उस क्रॉस रूप ही प्रदान करते हैं। क्रॉस का रूप नागर शैली नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्रॉस नहीं करता है कभी भी। ठीक है, द्रविड़ शैली। यह शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पिरामिडाकार शिखर है इसका। द्रविड़ शैली ये भी गलत है। कश्मीरी शैली, यह बाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि नागर शैली जो था ना उत्तरी शैली था नागर शैली, और द्रविड़ शैली था जो दक्षिण शैली था, और वेसरा शैली जो था मिश्रित शैली था। ठीक है, पूरा डिटेल में दिया गया यहाँ पे। नागर शैली, उत्तर नागर शैली में शिखर का व्यापार था, पूर्ण मधुमक्खी का आकार रहता है, और मंदिर प्रत्येक पक्ष में मध्य के कई स्नातक किए गए अनुमानों के साथ एक वर्ग है। तो यहाँ पूरा डिटेल में आप डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और द्रविड़ शैली देख सकते हैं, द्रविड़ दक्षिण द्रविड़ शैली में टावर या गोपुरम में मंडपों की प्रगतिशील छोटी कहानियाँ हैं। ये मंदिर आकार में योजनाबद्ध और पिरामिड के आकार थे। वेसर शैली 7वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासकों के संरक्षण में कर्नाटक क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट
शैली विकसित हुई? कश्मीरी शैली, देखिए कश्मीरी शैली क्या है, मंदिरों के अग्रभाग या तो पूर्व या पश्चिम में होता है। मंदिर का जो आगे का भाग होता है ना, सामने का, वो हमेशा पूर्व या पश्चिम में होता है। ठीक है। मंदिरों में दक्षिण मंदिरों के वक्रतापूर्ण अधिरचना के बजाय 2 स्तरों में एक सीधी धार वाली छत है। कश्मीरी वास्तुकला शेष भारत से अलग है क्योंकि अधिकांश मंदिर डिजाइन में चौकोर या तिरछे हैं। यह न केवल एक स्थानीय शैली है बल्कि प्रभावों के निशान बाहरी दुनिया से हैं, अतः यह कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कश्मीरी शैली ये बाहरी विश्व के किसी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। ठीक है। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूर के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? पहला क्या ऑप्शन, इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चिमगामी पाया, सही है। मीर द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्य सरकार के अनुकूल था, सही है। या हेरीबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी, ये भी सही है। सही नहीं है क्या इसमें से पूछा है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है कि असर था ब्रिटिश लोग का इस पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेखन के दैनंदिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद एक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा, तो ये बिल्कुल सही है। भर्तृहरि ने घोषणा की थी कि समझ के पास वाक रूप होता है, वाक प्रकटित जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है, ये भी सही है। ठीक है, गलत पूछा है। तो इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ क्यों को वरीयता दी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, 3 नंबर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाला दर्जों के संबंध में सही नहीं है? वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा और पति ने पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों के सुदूर में से एक नया समूह निर्मित होता था। यदि महिला का संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों से नीचे रखा जाता था। चौथा नंबर है, अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। ये बिल्कुल सही है।
गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है, तो सही है, ठीक है। और फिर क्या होता है आर, गुप्त काल के कार्यात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें क्रियात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। तो ये भी सही है, लेकिन आग जो है एक का व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा सही। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में याद रखिए, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है, जो कि राजस्थान के हैं और पश्चिम उत्तर भारत में स्थित है। कालीबंगा कम से कम 450 से 600 वर्षों तक रहा। निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो बृहस्पति सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है? रोमिला थापर, मिथ एंड रियलिटी स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, ये गलत है, ठीक है। आर एस शर्मा, अर्बन डीके इन इंडिया, सही है। जोना विलियम्स, द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस, सही है। ए एल बासम, द वंडर दैट वाज इंडिया, ये भी सही है। चलिएगा, ये आपका पैसेज है, इसको पढ़ के आपको कर लीजिएगा। ये बाकी सब पैसेज आया था। ये देखिएगा, प्रारंभिक मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, लेकिन यह यूरोपीय सामंतवाद से काफ़ी भिन्न था। तो ये बिल्कुल सही है। आगे क्या बोलता है? प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत शहरी विकास का दौर था, जैसा कि विकसित शिल्प, व्यापारिक श्रेणियों और शहरी केंद्रों द्वारा दर्शाया गया था। तो ये भी सही है, लेकिन जो है आग जो है एक का सही व्याख्या नहीं करता है। सही कौन सा पूछा गया? देखिए, एक नंबर क्या है? प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के दौरान सांप्रदायिक धार्मिक समूहों की वृद्धि हुई थी। उनमें से भक्ति पूजा पर जोर देने वाले एक प्रमुख पंथ ने लोकप्रियता हासिल की। तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्या है? मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के साथ प्रतिष्ठित स्थल बन गए थे। तो ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर है, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के शहरी केंद्रों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक को प्रशासनिक शहर और दूसरा वाणिज्यिक शहर कहा जाता है। और तीसरा भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संरचनाओं के उद्भव से संबंधित नहीं है? संस्कृत ग्रंथों का प्रसार,
और तीसरा हो जाएगा वास्तुकला और कला में परिशोधन। सिखों द्वारा मुफ्त रसोई की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? सिखों द्वारा मुफ्त रसोई लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो सूफी दरगाहों से। लंगर जो खिलाते हैं सूफी लोग, सिखों लोग, तो वो सूफी दरगाहों से प्रेरित हुआ था। सूफी दरगाहों से प्रेरित हुआ था। सूफी दरगाह। 12वीं से 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सूफियों में ने लंगर की संस्था पहले से ही लोकप्रिय थी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में सूफियों में, ठीक है। मुस्लिम फकीर सूफी। मुस्लिम फकीर। लंगर या गुरु की मुफ्त शाकाहारी रसोई से पवित्र भोजन सेवा सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, जो कि शुरू हुई जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने भूखे पवित्र पुरुषों को भोजन कराया। दूसरे गुरु अंगद देव की पत्नी माता खिवाई गुरु का लंगर गुरु की मुफ्त रसोई में पहले 5 गुरुओं के साथ सेवारत लंगर के विकास में सहायक बनी। तीसरे गुरु अमरदास ने पंगत संगत की अवधारणा को विकसित किया। लंगर प्रावधान तैयारी सेवा और सफाई स्वैच्छिक है और आज प्रत्येक गुरुद्वारा और सिख पूजा सेवा का एक अभिन्न अंग बन गया है। गुरु अमरदास। चर्चनामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा, सिंध का चर्चनामा जो हो जाएगा सिंध। रियाज उल सलातीन क्या हो जाएगा? बंगाल। रियाज उल सलातीन बंगाल। मिराते अहमदी हो जाएगा गुजरातू। और नुस्खा ए दिलकुशा हो जाएगा दक्कन। 18वीं शताब्दी के स्रोत तुफात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोली में विशाल शब्दावली दी गई है? तो ब्रज हो जाएगा, ठीक है। तुफात उल हिंद में ब्रज। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मुगल नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? तो शेख मुबारक। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया वो बढ़ा दिया पूरा रेट, एकदम बढ़ोतरी हो गई इसका टाइम में। तो शेख मुबारक जो है इसका वर्णन किया है। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवनियर ने गोलकोंडा के राजधानी नगर को क्या नाम दिया था? तो भागनगर। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? नासिर खान फारूकी ने। मालिक सरवर जौनपुर सल्तनत। मालिक जौनपुर सल्तनत। जफ़र खान
गुजरात सल्तनत। दिलावर खान धूरी क्या हो जाएगा? मारवा सल्तनत। अलाउद्दीन हसन तो अलाउद्दीन हसन हो जाएगा 2 नंबर बहमनी सल्तनत। अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत। जफर खान हो जाएगा गुजरात सल्तनत। मंगोल खान तगमसीरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मंगोल खान तसमनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शासन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1576 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो अबुल फजल और शेख मुबारक ने किया था। अबुल फजल और शेख मुबारक ने किया था 1576 ईस्वी में महजर का प्रारूप। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंध के इतिहास के संबंध से है? तो 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि तारीख़ ताहिरी और मजहर शाहजहानी। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और अब्दुल खान उज्बेक। अकबर और कौन थे? अब्दुल्ला खान उज्बेक थे। तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वे व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे और चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। मीर जुमरा ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को हाजो छोड़ने और मानस नदी की सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? 1681 ईस्वी में। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था थी। उसने ऐसे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यहाँ शासक कौन है? तो शेरशाह। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? पान। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? पान की। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो कौवा का शब्दकोश। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो कौवा का शब्दकोश। तो चलिए 50 प्रश्न मैंने आज करा दिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में और 50 प्रश्न कराऊंगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको टोटल अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। आपका यहीं से पेपर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।